हाय स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 7 चैप्टर को। इसके मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले आप उनको देखिए तो आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे पहले हम कई बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमने बताया था वर्गीकरण क्या है, और विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण भी हमने पढ़ा है। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में हमने देखा था कि उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्लांटी और एनिमेलिया है उसको हमें डिटेल से पढ़ना है। तो जो प्लांटी और एनिमेलिया में हम पढ़ेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे, और हमारी बुक में भी क्लासिफिकेशन डिटेल से दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है बुक में आपका 7.4 प्लांटी मतलब पादप। तो इसमें दिया है पादप के बारे में। देखो हम पढ़ते हैं, थोड़ा रीडिंग लगाते हैं इसकी। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के मुख्य घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अलग स्तर पादप शरीर के जल एवं अन्य पदार्थ संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण की प्रक्रिया अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। तो कुछ पादपों के कुछ लक्षण होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वर्गीकरण किया जाता है वो लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो ये लक्षण क्या होंगे? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज पाया जाता है, बीज धारण करने की क्षमता होती है। किसी में संवहन ऊतक पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। तो ये क्या है? पौधों के गुण हैं। तो इन गुण या लक्षण हैं, तो इन्हीं के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है पादपों का। तो पहले हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण, उसके बाद जंतु जगत का। ये दोनों हमें डिटेल से पढ़ने थे, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पादप जगत का। तो आपका इसमें देखिए एक ये बना है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, देखेंगे ये बना हुआ है एक पादप का ये बना है। देखो पूरा दिख रहा है आप लोगों को पादप का। तो इसमें देखो पहले हम एक रे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पूरा समझा देते हैं, फिर हम डिटेल में बताएंगे आपको। पादप को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पादप शरीर बिना विभेदन के और विभेदित पादप शरीर। तो पहले जो वर्गीकरण किया गया है उसमें पादपों को 2 भागों में बांटा गया, बिना विभेदन और विभेदन वाले। तो विभेदन मतलब विभेदित होते हैं ऐसे पौधे। विभेदन का मतलब क्या है यहाँ पर ये समझिए। विभेदन तो ऐसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, वो होते हैं विभेदित। और जो इस वाली लाइन में आएंगे वो बिना विभेदन वाले। मतलब ये जो थैलोफाइटा है ये कैसा है? इसमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता। मतलब थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले सभी पौधों जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। ये एक सरल संरचना बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक सरल संरचना बनाते हैं। इस तरीके से देखो एक स्पायर वगैरह का डायग्राम बनता है, इसमें दिया होगा बुक में ऐसे। इसमें ना तो कोई पत्ती निकली होती है और ना ही कहीं पर कोई जड़ होती है, केवल एक स्ट्रेट लाइन जैसा ऐसा बना होता है। तो इनका शरीर विभेदित नहीं होता। किसका? थैलोफाइटा कैसे हैं? सबसे सरल पौधे हैं, इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। और इस साइड जो सारे दिए हैं जिनका शरीर क्या है? विभेदित पादप शरीर वाले। तो इसके बाद थैलोफाइटा को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे वर्ग हैं, जितने भी हमें क्लासिफिकेशन करना है, जैसे कि ब्रायोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटा हुआ, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे कैसे होते हैं? ये विभेदित होते हैं। मतलब इन पौधों का, इस वर्ग में आने वाले पौधों का समूह कैसा होता है? विभेदित होता है, जो जड़, तना और पत्ती में बटा होता है। केवल थैलोफाइटा। तो आपको यहाँ से याद रखना है, थैलोफाइटा में आप क्या लिखेंगे? इसमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इनका सरल ये कैसे होते हैं? सरल शैवाल कहते हैं। सरल शैवाल होते हैं ना, शैवालों में देखा है कि आपने जड़, तना, उनकी पूरी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? एक जैसी होती है। तो जब हम थैलोफाइटा के बारे में लिखेंगे कुछ पॉइंट, तो क्या क्या लिखेंगे? देखो फर्स्ट
साथ साथ में डिटेल लिखते जाओ। इसमें क्या है, विभेदीकरण, 3-4 पॉइंट सभी के बारे में लिखेंगे हम। विभेदीकरण नहीं पाया जाता, ऐसे कर लेना, ठीक है। क्रॉस लगाया मतलब नहीं पाया जाता। दूसरा इनको क्या कहते हैं, सामान्य शैवाल कहते हैं। इनको सामान्यतः शैवाल कहते हैं। थर्ड क्या लिखना है इसमें, जल में रहते हैं। स्टार्टिंग में जो पौधे मिले हमें वो कैसे थे, जल में रहने वाले थे, थल वाले नहीं थे। स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्हीं का विकास हुआ। ये सरल संरचना वाले थे। इनमें ना तो संवहन ऊतक पाए जाते थे, ना बीज पाया जाता था, कुछ नहीं होता था, ना विभेदीकरण होता था। वो कौन से पौधे हैं, थैलोफाइटा वाले, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थैलोफाइटा आपको अच्छे से याद हो गया होगा। थैलोफाइटा मतलब सबसे सरल संरचना, मतलब विभेदीकरण नहीं होगा, विभेदीकरण भी नहीं होगा, संवहन बंडल नहीं होंगे, संवहन ऊतक नहीं होंगे, और क्या नहीं होगा, इसमें बीज भी नहीं होंगे। तो हमें ये सब नहीं लिखना है, केवल इतना याद रखना आप। तो इसमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता, सामान्यतः इनको शैवाल बोलते हैं, और ये जल में रहते हैं, जल में रहते हैं। ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है आपको। और एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए इसमें दिया होगा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, देखो ये दिया है। इन पौधों के शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधे को सामान्य शैवाल कहा जाता है। सामान्यतः क्या कहते हैं, शैवाल कहा जाता है। विभेदीकरण नहीं पाया जाता। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ये तीनों पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिखवा दिए। और इसके उदाहरण क्या है, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और कारा, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। थैलोफाइटा ये दिया है, देखो शैवाल ऐसे रहते हैं। ये अल्वा, स्पायरोगायरा, देखो ये बना रहे थे हम, ये दिया है स्पायरोगायरा का डायग्राम। ये है स्पायरोगायरा। इसमें कहीं से जड़ तना दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, थैलोफाइटा। अब देखो इसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा, बट थैलोफाइटा में देखो ये दिख रही है ना, विभेदीकरण पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं आगे हम थैलोफाइटा ये दिया था जो अपन ने अभी पढ़ लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं अब ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं ये देखेंगे। अब क्या है, इसमें विभेदीकरण पाया जाएगा। मैंने बोला थैलोफाइटा को छोड़कर बाकी सभी में क्या पाया जाता है, विभेदीकरण पाया जाता है। तो जो थैलोफाइटा है, देखो थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। ये तीनों क्या आते हैं, निम्न वर्ग में आते हैं। ये तीनों क्या आते हैं, निम्न वर्ग के प्लांट हैं। और बाकी क्या बचा, अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो वो हैं उच्च वर्ग के प्लांट। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा। तो आपको ब्रायोफाइटा से ये तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या पाया जाएगा, विभेदीकरण पाया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें विभेदीकरण पाया जाता है। जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें विभेदीकरण पाया जाता है। विभेदीकरण पाया जाता है मतलब इसके पौधों में जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। क्लियर ना भी दिखे तो भी संरचनाएं पाई जाती हैं, हल्की थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। स्टार्टिंग हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट पौधे हैं ब्रायोफाइटा, जिनमें क्या पाई जाता है, विभेदीकरण पाया जाता है। तना और पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तना और पत्तों जैसी संरचनाएं देखने को इसमें मिलती हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, हाँ, और ये क्या थे, पहले जो हमने थैलोफाइटा पढ़े थे वो केवल जल में पाए जा रहे थे। ये जल प्लस थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उभयचर मतलब जो दोनों में रह सकते हैं, जल और थल। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा के बाद ही पौधे क्या हुए, जल से निकलकर धीरे धीरे थल पर उगना स्टार्ट हुए। तो इसके बारे में हमें ब्रायोफाइटा के बारे में 2 पॉइंट क्लियर हुए। ये क्या है, पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, पादप वर्ग का उभयचर। पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है ये। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, तना
और पत्तों जैसी इसमें संरचना देखने को मिलती है। तीसरा हो जाएगा इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। अब देखो विभेदीकरण तो इसमें हो रहा है पर संवहन ऊतक इसमें नहीं पाए जाएंगे, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। उसमें क्या नहीं पाया जा रहा थैलोफाइटा में? थैलोफाइटा में विभेदीकरण एकदम से मना था, बंद था, नहीं था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इसमें संवहन ऊतक बिल्कुल नहीं होंगे। किसमें? ब्रायोफाइटा में। धीरे धीरे विकास होगा। अब जो आएगा टेरिडोफाइटा उसमें हमें संवहन ऊतक भी देखने को मिलेंगे। तो आपको देखो इसमें वर्गीकरण में दिखाएंगे विभेदीकरण। तो हमने क्या पढ़ लिया? थैलोफाइटा पढ़ लिया और थैलोफाइटा के 3 पॉइंट हमें अच्छे से याद हो गए। उसके बाद हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायोफाइटा क्या है? इसमें तना और पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं पर संवहन ऊतक इसमें अब्सेंट होते हैं। इसमें क्या है? देखो इस वाले का मेन पॉइंट क्या है? इसमें विभेदीकरण अब्सेंट है, ठीक है, विभेदीकरण नहीं पाया जाता। और ब्रायोफाइटा जो है उसमें क्या नहीं पाया जाता? उसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा के हमें 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट ब्रायोफाइटा का, ये पादप वर्ग का उभयचर है क्योंकि ये जल और थल दोनों पर उग सकता है। इसमें तना पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? मॉस या फ्यूनेरिया और मार्केंशिया। अब आते हैं हम टेरिडोफाइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संवहन ऊतक सहित। ये क्या थे? बिना संवहन ऊतक के। देखो ब्रायोफाइट के ऊपर क्या कॉलम बना है? बिना संवहन ऊतक के, मतलब इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि संवहन ऊतक होते क्या हैं। तो देखो संवहन ऊतक कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को। संवहन ऊतक क्या होते हैं? जाइलम, ये मैं एक बार और बता चुकी हूँ, और फ्लोएम। फिर भी देखो फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जड़ों से जल को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है या पूरे भाग में ले जाता है। फ्लोएम का काम होता है पत्तियों में बने भोजन को पूरे शरीर में फैलाता है या पूरे पौधे के भागों में फैलाता है। तो जाइलम जल वहन का काम करता है, फ्लोएम खाने के वहन का काम करता है, जो किसमें नहीं पाया जाता? हमारे ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता। थर्ड आता है हमारा टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट देखो यहाँ पर दिया है संवहन ऊतक सहित, मतलब इसमें संवहन ऊतक पाए जाएंगे। संवहन ऊतक सहित इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा? देखो टेरिडोफाइट आ रहा है और ये वाला वर्ग हमने अलग करा है। तो टेरिडोफाइट क्या होते हैं? इसमें विभेदीकरण भी पाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा संवहन ऊतक भी इसमें पाए जाते हैं। संवहन ऊतक इसमें पाए जाएंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। देखो पहले क्या था? विभेदीकरण नहीं था, फिर विभेदीकरण हुआ तो संवहन ऊतक नहीं थे। अब संवहन ऊतक भी हैं और विभेदीकरण किसमें? टेरिडोफाइट में। पर अब इसमें बीज नहीं होते। तो टेरिडोफाइट में क्या नहीं होते? बीज इसमें नहीं होंगे, ठीक है ना। विभेदीकरण पाया जाता है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में। इसमें बीज नहीं होता, इसमें बीज नहीं बनता। और मार्सिलिया और फर्न इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। तो आपको इतना समझ में आया है कि थैलोफाइट में विभेदीकरण नहीं है, ब्रायोफाइट में संवहन ऊतक नहीं है और टेरिडोफाइट में बीज नहीं है। अब आप पॉइंट लिख सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसमें अब्सेंट क्या क्या है, तो फिर उसके बाद आप पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हो। आपको ये पूरा वर्गीकरण अच्छे से याद करना है। अब चलते हैं हम किस पर? जिम्नोस्पर्म पर। तो इसमें बीज नहीं है। अब आगे जो बनेंगे बीज उत्पादित करने वाले या फिनरोगैम्स, जिसमें बीज पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम फिनरोगैम्स कहते हैं। तो बीज इनमें जो अब पढ़ेंगे उनमें बीज पाए जाएंगे। तो बीज पाए जाते हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको 2 भागों में बांटा गया है। किस किस में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी, यानी जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, मतलब इनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता।
ये ढके हुए नहीं रहते, बीज रहते हैं केवल, ढके हुए नहीं रहते। तो जिम्नोस्पर्म को क्या कहते हैं हम? नग्न बीजी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बीज होते हैं पर उस पर आवरण नहीं पाया जाता है, बिना आवरण के होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ या आवरण युक्त। तो इसमें बीज कैसे होते हैं? ढके हुए होते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है उनको नग्न बीजी कहते हैं और बीज पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय पौधे इसके होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार और काष्ठीय पौधे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? साइकस और पाइनस। उसी तरह एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? आवरण युक्त होते हैं और उसको पुष्पीय पादप भी कहते हैं एंजियोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? उच्च वर्ग के पौधे होते हैं। अब एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा है। देखो, एंजियोस्पर्म को दो में बांटा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर होता है? देखो, एक बीजपत्री में बीज कैसा होता है? एक ही होता है, उसको हम तोड़कर दो बीजों में नहीं बांट सकते। ठीक है, एक बीजपत्री जैसे कि धान का बीज हुआ, गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, ये कैसे हैं? एक बीजपत्री होते हैं, एक बीज होता है इनमें। जबकि द्विबीजपत्री में दो भागों में, समान भागों में हम बांट सकते हैं बीज को। जैसे कि चना हम तोड़ते हैं तो वो दो बीज निकलते हैं, उसमें मटर में भी दो निकलते हैं, इस तरीके से। एक बीजपत्री में क्या होता है? इसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। इसकी जड़ें कैसी होती हैं? रेशेदार, ऐसे रेश निकले रहते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, ये दो अंतर याद हुए। इसमें पत्तियां रेखी क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, जैसे कि पत्तियों पर रेखी क्रम होता है ऐसा ऐसा। और इसमें पत्तियों पर इस तरीके से कुछ संरचना बनी होती है, यानी जालिकावत पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। तो ये हो गए हमारे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस तरीके से आपका ये पादप का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। एक बार हम इसका शॉर्ट देख लेते हैं। देखो, पादप को दो में बांटेंगे। सबसे पहले थैलोफाइटा और थैलोफाइटा वो होते हैं जिनमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता। थैलोफाइटा को छोड़कर बाकी सभी में क्या पाया जाता है? विभेदीकरण पाया जाता है। विभेदीकरण का मीन्स क्या होता है? जड़ तना पत्ती में पौधा बटा हुआ है तो वो विभेदित है, पर थैलोफाइटा विभेदीकरण नहीं पाया जाता। उसी तरह ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होंगे? संवहन ऊतक नहीं होते। और टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता? सोचो आप, क्या नहीं होता? अभी पढ़ाया मैंने टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में बीज नहीं होते। ठीक है, बीज रहित होते हैं टेरिडोफाइटा। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब नग्न बीजी, एंजियोस्पर्म मतलब होते हैं ढके हुए या आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब जिसका बीज एक बीज होता है जिसमें, और द्विबीजपत्री का मतलब जिसमें दो बीज होते हैं। तो आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए, आप जो पढ़ोगे बुक में सारा यही लिखा है, इसलिए मैंने केवल उसी को समझा दिया है, क्लासिफिकेशन को। टेरिडोफाइट पढ़ लो या जिम्नोस्पर्म पढ़ लो, सब में केवल जितना समझा है वही लिखा है, पूरा बुक में से ही है। अब आप इसको रीडिंग कर लेना और जो समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट करके मुझे पूछिएगा। आगे इसी तरीके से समझने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल बॉस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक